90 दिन होने को आए हैं, लेकिन ताहाल सब कुछ वैसे का वैसा ही पड़ा है। बात यहां खत्म नहीं होती। अब अदलिया को भी धमकियां देने का सिलसिला धड़ल्ले से शुरू हो चुका है। देखना यह है कि यह सब कहां जाकर खत्म होगा, क्योंकि अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो ना मुल्क में जमहूर बचेगा ना जमहूरियत। वो अदालतों पर जो मौजूद जजेस हैं उन पर दबाव डाल रही है। तो वो कहते हैं कि जी जो अगर आपको देखना हो कि हाल में क्या हो रहा है तो जरा माजी में झांके कि क्या हुआ था। उससे आपको अंदाजा होगा कि जनाब ये जो एक हम रिवायत देख रहे हैं, एक तारीख होती है ना किसी शख्सियत की, किसी सियासी जमात की, वो अगर आप उसको समझ लें तो आपको समझ में आएगा कि आज वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या उनसे किसी बेहतरी की उम्मीद है या नहीं उम्मीद है। जिस तरह से एक सियासी जमात के कारकुनान ने धावा बोला, वो भी अदलिया पे हमला था। फिर रियासती एहलकारों पे ज़मान पार्क में, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो पुलिस ने सलूक किया ज़मान पार्क में या जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, लेकिन दोनों जानिब के हकाइक हमें सामने रखना पड़ेंगे। तो कोई भी सियासी जमात मुबर्रा नहीं है पाकिस्तान की तारीख में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। नाज़रीन किराम, मौजूदा दौर में मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान बेशतर मसाइल का शिकार है। एक तरफ मईशत तबाही के दहाने पर पहुंची हुई है, तो वहीं महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। राशन और आटे के हुसूल के लिए लगी लाइनों में लोग जाने देने पर मजबूर हैं। सियासतदान एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने को आए हुए हैं। यकीनन इस सब का हल एक ही है, और वो है जल्द अज जल्द शफाफ इंतखाबात। मगर ऐसे में चंद जमातें अवाम को वोट देने के जमहूरी हक से महरूम करने के दर पे हैं। बज़ाहिर लगता ऐसा है कि इंतखाबात से फरार की कोशिश में तमाम जमहूरी, आईनी और दस्तूरी रिवायात से भी इनहराफ किया जा रहा है। पाकिस्तान की पार्लिमान आज 60% से ज़ायद अवामी नुमाइंदगी से महरूम है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील की जा चुकी हैं। आईनी तकाजा तो यह था कि असम्बलियाँ जो ही तहलील की गईं, उसके फौरन बाद ही दस्तूर के मुताबिक इंतखाबात की तारीख दे दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 90 दिन होने को आए हैं, लेकिन ताहाल सब कुछ वैसे का वैसा ही पड़ा है। बात यहां खत्म नहीं होती। अब अदलिया को भी धमकियां देने का सिलसिला धड़ल्ले से शुरू हो चुका है। देखना यह है कि यह सब कहां जाकर खत्म होगा, क्योंकि अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो ना मुल्क में जमहूर बचेगा ना जमहूरियत। कहें तो कहीं ना कहीं तो इस सिलसिले को रुकना होगा। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़िया साहब, तज्जियाकार और सीनियर सहाफ़ी हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगी गरीदा फारूकी साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। आमिर ज़िया साहब, सबसे पहले तो इस वक्त ये बताइएगा कि ये ऊंट अब किस करवट बैठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों साइड से ऑल्दो बहुत सी कोशिशें की गई और अभी भी शायद की जा रही हों कि अफाम तफहीम से मामलात हल हो जाएं, लेकिन इस वक्त तो एक जानिब हमारे मुल्क के अंदर मुआशी बहरान था, सियासी बहरान था, तो क्या अब एक जुडिशल क्राइसिस जो हम देख रहे हैं, ये कहां पर लेकर जाएगा पाकिस्तान? मखदूम साहब, ये वो सवाल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, मेरे ख्याल में उस पर हर पाकिस्तानी परेशान है, क्योंकि इस मरतबा जो है प्ले बुक के हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, और जितनी गैर यकीनी सूरत हाल आज पाकिस्तानियों को दरपेश है, मेरे ख्याल में माजी में आपको उसकी मिसाल नहीं मिलती। 71 के साने के वक्त मिलती हो तो मिलती हो, उससे पहले या उसके बाद जो है मुझे कम से कम समझ में नहीं आता, क्योंकि एक हमेशा टेम्पलेट रहा है, हमेशा इस बात का भरोसा रहा है कि अगर ये तो फिर जनाब फला इदारा जो है वो स्टेप इन करेगा और चीज़ों को संभाल लेगा। इस मरतबा जो है वाकई चीज़ें जो है बहुत ही खतरनाक हद तक जो है जा चुकी हैं। आपने बहुत सारी बातें की, उसमें एक बात आपने बड़ी अहम की कि जी अदलिया को धमकियां दी जा रही हैं, और हुकूमत वक्त जो है वो अदालतों पर जो मौजूद जजेस हैं उन पर दबाव डाल रही है। तो वो कहते हैं कि जी जो अगर आपको देखना हो कि हाल में क्या हो रहा है तो जरा माजी में झांके कि क्या हुआ था। उससे आपको अंदाजा होगा कि जनाब ये जो एक हम रिवायत देख रहे हैं, एक तारीख होती है ना किसी शख्सियत की, किसी सियासी जमात की, वो अगर आप उसको समझ लें तो आपको समझ में आएगा कि आज वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या उनसे किसी बेहतरी की उम्मीद है या नहीं उम्मीद है ना। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जब नवाज शरीफ साहब का दूसरे दौरे हुकूमत था तो अदालत पे हमला हुआ था। अब वो तो सुनी सुनाई बातें लोगों ने अखबार में पढ़ी, लोगों ने मतलब बयान कर दी, हम सब सीना बसीना उसको बयान करते रहते हैं। मेरे सामने किताब है सच तो ये है,
चौधरी शुजात हुसैन साहब ने लिखी है, मतलब मशहूर किताब है ये काफ़ी, और उनकी खुद वो कहते हैं खुद नविश्त है, उनकी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है। उसमें उन्होंने इस वाक़े का बड़ा कहते हैं तफसील से तस्करा किया अपने सफ़ा नंबर 150 से लेकर 152 तक। और उसमें उन्होंने ज़ैली वो कहते हैं शहर सुर्खियाँ जो लगाते हैं, उसमें लिखा ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट पे जब नून लीग के या मुस्लिम लीग के कारकुनों ने हमला किया और उसमें उनको जब इत्तला मिली बतौर वजीर दाखिला कि जनाब इस तरह के हमले की प्लानिंग हो रही है, मनसूबा बंदी हो रही है, तो उन्होंने कोशिश की कि जनाब ना हो। उन्होंने आईजी पंजाब को कहा, लेकिन ज़ाहिर आईजी पंजाब जो था वो नवाज शरीफ साहब की बात सुन रहा था कि जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे। तो वो कहते हैं बिलाखिर हमला हुआ। और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ कि जब लोग मुस्लिम लीग के कारकुन कहते हैं दरवाज़ा कूद के पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसको जजेस को जो है मोअज़्ज़िज़ जजों को भागना पड़ा पिछले दरवाजे से अपनी जान बचाने के लिए। अच्छा, इसी में फिर उसमें उन्होंने बड़ी तफसील से लिखा ये बात कि जनाब हमले से पहले जो है एक मोबिलाइज किया गया चीज़ों को ना, और बड़ा मतलब कोशिश जो ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून में समझदार लोग थे कि नवाज शरीफ को उन्होंने कहा कि ऐसा ना करें, अगर आप करेंगे तो उसके ये नताइज होंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब की इंतकाम की ख्वाहिश इतनी मजबूत थी, तो फिर आगे चल के उन्होंने उसी किताब में लिखा कि जनाब एक तो उन्होंने उससे पहले कहते हैं कि उनके फ़ोन को टेप रिकॉर्ड करना शुरू किया उस ज़माने के जो चीफ जस्टिस थे सज्जाद अली शाह साहब, और उनको पता चल गया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, तो फिर अनवर खालिद साहब एडवोकेट गए उनके पास, खुद ये गए चौधरी शाह साहब पैर जोड़े के खुदा के लिए आप ये चीज़ तो ना करें कि जो आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें उससे बड़ा इंतशार फैलेगा, वो होगा, तो बड़ी मुश्किल से मनाया। और उसमें दिलचस्प बात ये लिखी कि नवाज शरीफ साहब ने फरमाइश की गौहर अयूब साहब से, जो उस वक्त कौमी असम्बली के स्पीकर थे, कि कोई ऐसी तरकीब करें कि किसी कमेटी में बुलाया जाए इनको चीफ जस्टिस को, और वहाँ उनसे सरजनिश की जाए। तो जब उन्होंने बताया गौहर अयूब साहब ने कि जनाब ये मुमकिन नहीं है, हमारे किसी मतलब कानून के तहत आइन के तहत हम लोग नहीं बुला सकते चीफ जस्टिस को, तो उन्होंने कहा ये चले मेरे साथ गाड़ी में बैठे। नवाज शरीफ साहब उनको गाड़ी में लेके बैठे और फिर घुटने पे हाथ रखकर कहा कि यार कोई ऐसी तरकीब करें कि कम से कम एक रात के लिए चीफ जस्टिस को जेल की हम सलाखों के पीछे धकेल दें, एक मरतबा उनको एक रात ही के लिए। तो जब उन्होंने सुना गौहर अयूब साहब, तो उन्होंने कहा जी पूरी मतलब रियासत जो है इम्प्लोड कर जाएगी। अच्छा, इस चीज़ का तस्करा सिर्फ इनकी किताब में नहीं है, खुद गौहर अयूब साहब ने जो अपनी किताब में लिखा उसमें भी है। तो मैंने ये पूरी बात इसलिए बयान की कि जनाब एक पूरी तारीख है नवाज शरीफ साहब की अदलिया से लड़ने की, इदारों से लड़ने की, अपने सियासी मुखालफीन को विक्टिमाइज करने की। वो सबको पता है कि जरदारी साहब पे तशद्दुद हुआ, सबको पता है कि बेनज़ीर की किरदार कुशी की गई, आज इमरान खान की जिस तरह से किरदार कुशी की जा रही है, तो आपको लगेगा कि तसलसल है उस चीज़ में। और क्योंकि तसलसल है तो फिर आप इसमें अच्छे की उम्मीद रखें, क्योंकि अब जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की, खुद नवाज शरीफ साहब ने वो बाकायदा धमकियां दे रहे हैं चीफ जस्टिस को, वो बाकायदा कह रहे हैं कि मैं अदालत का फैसला मंजूर नहीं करूंगा, जबकि खुद आपकी हैसियत क्या है कि आप एक मफरूर हैं और आप एक सजा याफ्ता शख्स हैं। और फिर उनकी पार्टी जो है उसी राग में जो है वो शामिल हो गई और वो भी सब लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं। तो मसला ये कि मुझे कोई बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आ रही। और आपका जो सवाल है कि कल होगा क्या, तो इस मुल्क में कल कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे किसी भलाई की उम्मीद नजर नहीं आ रही फिल वक्त, क्योंकि इस वक्त तमाम इदारे जो हैं मुतनाज़ा बना दिए गए हैं। हुकूमत वक्त जो है उसने एलानिया जंग शुरू कर दिया आला अदलिया से। वो कहते हैं कि इज़हार राय पे पाबंदी आयद कर रही है, वो सियासी मुखालफिन को कुचल रही है। इन हालात में मुझे नहीं पता, हो सकता है गरीदा कोई हमें उम्मीद दिलाए, मुझे तो बहुत कम उम्मीद है। जी बिल्कुल, अनप्रडिक्टेबिलिटी भी है और गैर यकीनी की सी सूरत हाल भी है। और जाहिर बात है कि जो उम्मीद के बादल हैं वो इस वक्त नज़र कम ही आ रहे हैं, और अनफॉर्चुनेट है कि हमें इस सब के अंदर कोई सिल्वर लाइनिंग भी नज़र नहीं आ रही। गरीदा फारूकी साहिबा, आपको क्या लगता है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है PDM की गवर्नमेंट है, और जाहिर बात है कि एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि चीफ जस्टिस और अदलिया जो हैं उनके साथ महाजराई तो शुरू हो चुकी है, और अब तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, तो इसका अंजाम आपको क्या नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया मखदूम शहाबुद्दीन साहब। और 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे ज़रूर फैक्ट्स की सूरत में सामने रखना चाहूँगी ताकि रिकॉर्ड की दुरुस्ती हो जाए। एक तो आपने कहा कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून बामुकाबला अदलिया या मुक़न्ना बामुकाबला अदलिया, इस पर थोड़ा सा आगे चल के बात कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे सीनियर है, बड़े काबिल एहतराम है आमिर ज़िया साहब, मेरे प्रोग्राम से भी तशरीफ़ लाते हैं और मुझे इनका जो अंदाज़े बयान है वो बहुत पसंद है कि ये दो टोक बात करते हैं बगैर कोई लगी लपटी रखे। ये दुरुस्त है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में, वो एक तारीख का बहुत स्याह बाब है।
और इसको कोई भी पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो इसको डिफेंड कर सके। सो मत सो के नून लीग भी इसको डिफेंड नहीं कर सकती। वो आज भी शर्मिंदगी के मारे बगलें झांकते हैं जब उनसे इस बात का जिक्र किया जाता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था और क्या किया था। लेकिन साथ साथ हमें सवाल करना पड़ेगा, हमें सिलेक्टिव आउटरीच नहीं रखनी पड़ेगी। बतौर सहाफी हमारा काम है, हर फैक्ट के, हर कहानी के, हर मामले के दो हकाइक होते हैं, दो सच होते हैं। एक सच पर्सन ए का हो सकता है, एक सच पर्सन बी का हो सकता है। बतौर सहाफी हमारा काम है कि हम अवाम के सामने वो दोनों सच रखें और उसमें से हकाइक बयान करें और फैसला अवाम पे छोड़ दें कि अब आप फैसला करें कि इसमें से सच क्या है, झूठ क्या है। तो जहां अदलिया पे हमले की हम बात करते हैं तो हमें यह भी बताना चाहिए कि किस तरह से एक खातून जज को धमकी दी गई भरे मजमे में जलसे के अंदर कि हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो भी अदलिया पे हमला है। फिर लाहौर हाई कोर्ट में कारकुनान को लेकर जिस तरह चढ़ाई की जाती है, सिर्फ वजह यह है कि आपको अदालतें बुला रही हैं कि आप आके जमानत लें, अपनी जमानत लेना चाहते हैं तो आप आके अदालत के सामने पेश हो जाएं। ये मामूली सा मामला है, कोई बहुत बड़ी कोई तोप, कोई रॉकेट साइंस चलाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। हर पाकिस्तानी जिसको अपनी जमानत लेनी होती है, आम तरीका जो मुरब्बिजा तरीका कार है वो यही है कि जिस पाकिस्तानी शहरी को, कोई रेडी वाला अगर किसी मुकदमे में फंसा हुआ है, कोई दुकानदार छोटा किसी मुकदमे में फंसा हुआ है, कोई भी पाकिस्तानी, तो उसको अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा। अदालत अगर उसको बुला रही है। तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो कुछ हुआ, जिस तरह से एक सियासी जमात के कारकुनान ने धावा बोला, वो भी अदलिया पे हमला था। फिर रियासती एहलकारों पे जमान पार्क में, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो पुलिस ने सलूक किया जमान पार्क में या जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, लेकिन दोनों जानिब के हकाइक हमें सामने रखना पड़ेंगे। तो कोई भी सियासी जमात मुबर्रा नहीं है पाकिस्तान की तारीख में। सब ने अपने अपने वक्त में अपने अपने इख्तियार में हमले कर रखे हैं, हमले कर रहे हैं और आइंदा भी हमले करते रहेंगे, चाहे वो अदलिया हो, चाहे रियासत के दीगर इदारे हो। नंबर 1 तो ये चीज़ हमें रिकॉर्ड पे ले आनी चाहिए। बतौर सहाफ़ी हमें सिलेक्टिव आउटरीच नहीं रखना चाहिए। अब आप आ जाइए कि आइंदा होगा क्या और इस वक्त क्या हो रहा है। अब यहाँ पर भी बतौर सहाफ़ी हमारा काम है, देखें, अगर कोई फरीक कहता है कि वो फैसला नहीं मान रहा तो मैं नहीं समझती कि अदलिया पे हमला हो जाएगा। फैसला ना मानना हर फरीक का एक जमहूरी हक है, उसका कानूनी हक है। आप अपील में क्यों जाते हैं? आप अपील में इसीलिए जाते हैं कि आप फैसला तस्लीम नहीं कर रहे होते। अगर आप फैसला तस्लीम करते तो आपको अपील का हक क्यों दिया जाता? तो फैसला आने से पहले ही कह दिया ना उन्होंने। मेरा जवाब सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। फैसला आने से पहले भी फरीक का हक है कि वो कहे कि अगर फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं होगा तो वो मैं उसको तस्लीम नहीं करूंगा। फैसला इंसाफ पर मबनी होना चाहिए। पिछले काफी अरसे से हम जो देख रहे हैं कि मुस्तकिल एक मखसूस बेंच बनाया जाता है, क्या इस पे क्वेश्चन करना हमारा फर्ज नहीं है, हमारा हक नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है बतौर सहाफ़ी कि हम क्वेश्चन करें कि अदलिया के अपने अंदर से क्या इंसाफ पर हमला हो रहा है, क्या इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं? ठीक है, हम तस्लीम करते हैं कि कवानीन के मुताबिक, कवायद व ज़वाबित के मुताबिक चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो जो मर्जी बेंच तश्कील दे दें, लेकिन अगर आप मखसूस केसेस मखसूस बेंचेस के सामने ही रखे जाएंगे, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, पाकिस्तान बार काउंसिल कह रही है। अभी कल पाकिस्तान बार काउंसिल ने किस तरह की गुफ्तगू की है सुप्रीम कोर्ट में जाके चीफ जस्टिस के सामने, वो पूरी कौम के सामने आ चुकी है। तमाम बार्स कह रही हैं, मुल्क की तमाम वकला बरादरी कह रही है कि ये गैर मुनासिब है। और जो हुकूमत ने जो बिल पास करवाया है, जिसके जो मैं समझती हूँ कि तरीक़ाकार गलत था, अदालती इस्लाहात का बिल, और आप पाकिस्तान में तमाम वकला से बात कर रहे हैं, सब कहेंगे कि जी कंटेंट ठीक है, बातें ठीक हैं कि चीफ जस्टिस का वाहिद इख्तियार, कुली इख्तियार या वन मैन शो, जस्टिस मंसूर शाह साहब एंड जस्टिस जमाल साहब की ज़बान में वन मैन शो, कोई डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत का तरीक़ाकार भी गलत था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, आईनी तरमीम नहीं हुई। आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कमी या उसमें बढ़ोतरी आप कर सकते हैं, आईनी तरमीम एंड ऑफ कोर्स टाइमिंग। अभी मैं वही आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि एक स्टोरी के, एक फैक्ट के दो उसके पहलू हैं, दोनों पहलू हमें सामने रखने हैं। अगर हुकूमत गलत कर रही है तो हमें अदलिया के कंडक्ट पर भी सवालात उठाने पड़ेंगे पूरे एहतराम के साथ। अदालत का एहतराम तमाम पाकिस्तानियों पे लाजिम है, लेकिन इस मुल्क में कोई भी सेक्रेट काउ नहीं है। अगर एस्टैब्लिशमेंट से बड़ी सेक्रेट काउ, पाकिस्तान में कोई सबसे बड़ी सेक्रेट काउ मुकद्दस गाय हो सकती थी तो वो एस्टैब्लिशमेंट थी। एस्टैब्लिशमेंट ने अगर अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है, दिस इज ट्रू, बट यही जजेस तो कासिम सूरी वाली जो एक आपको पता है जजमेंट थी उसमें भी थे, तो उस वक्त एतराज़ नहीं था, उस वक्त फुल कोर्ट का मुतालबा भी नहीं होता था, ऑल्दो एक गवर्नमेंट को घर जाना पड़ गया उस जजमेंट की वजह से।
تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ چلیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف پی ڈی ایم نہیں، ہم ان بٹ آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے مختوم شہاب الدین صاحب، ہم ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے. جو چیز آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، دیکھیے آپ جو قاسم سوری کی ڈپٹی اسپیکر کی، بلکہ وہ اسد کیسر صاحب کی رولنگ تھی جو ڈپٹی اسپیکر نے پھر آگے پڑھ کے سنا دی تھی، لیکن اس کے آپ بیک گراؤنڈ میں جائیے. جب وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد موشن پیش ہو جاتی ہے، اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی، رائٹ؟ آئین یہی کہتا ہے. ڈیفینیٹلی آپ نے آئین پڑھا ہوگا، قانون، قواعد و ضوابط، رولز آف اسمبلی، تمام پروسیجرز. عامر زیاد صاحب بھی اس سے ایگری کریں گے. تو کس اختیار کے تحت وزیر اعظم نے پھر ایڈوائز بھیج دی تھی پریزیڈنٹ کو کہ آپ اسمبلی تحلیل کریں؟ اس چیز کو اپہولڈ، سن لیجیے میری گزارش سن لیجیے، اس چیز کو اپہولڈ کیا تھا. ہم یہ بات تو کر دیتے ہیں ہوا میں صرف ایک بیانیہ بنانے کے لیے، کیونکہ ہماری پاکستانی قوم بڑی جذباتی ہے، جذباتی بیانیہ بڑا بکتا ہے، تو ہم جذباتی بیانیہ بنانے کے لیے باتیں کر دیتے ہیں کہ جی وہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ تو آپ نے کچھ نہیں کہا تھا تو آج کیا ہو گیا. تو بھائی آپ ہر چیز کے روٹ کاز میں جائیے. قاسم سوری کی یا اسد کیسر کی رولنگ اس لیے غلط تھی کہ عمران خان وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد موو ہو چکی تھی. عدم اعتماد موو ہو جائے تو آپ اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکتے، ایک غیر آئینی کام ہوا تھا. یہی قرار دیا سپریم کورٹ نے. لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے، جو میں نے پہلے آپ سے گزارش کی نا کہ تنقید سے مبرہ نہیں ہے، فیصلوں پر تنقید ہو سکتی ہے، ججز کی ذات پہ نہیں ہو سکتی. تو فیصلہ اگر آپ کا آئین اور قانون کی کسوٹی پہ پورا اترے گا، سر آنکھوں پہ. اگر کہیں بھی آپ کے فیصلے میں جھول ہوگا تو پھر آپ کو اس پہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کے فیصلے کے حوالے سے. یہی چیز جج صاحبان نے خود کہی، خود ایڈمٹ کی انہوں نے کہ ہمارے ایک پہلے فیصلے میں غلطی ہو گئی تھی، ہم اس غلطی کو اب سدھار لیتے ہیں. خدا کا نام لیجیے، آپ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ قاضی القضا ہیں. قاضی القضا کی اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور ایک غلط فیصلہ کرنے کی سزا اسلام میں کیا ہے آپ کے سامنے. آپ ذرا دین کو پڑھ لیجیے. ہم ماہ رمضان میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. قاضی القضا کی اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ بڑے بڑے اماموں نے، جن کا بہت بڑا نام ہے، بڑے بڑے ریلیجیس اسکالرز نے پاکستان اسلام کی تاریخ میں معذرت کے ساتھ انہوں نے قاضی القضا بننے سے معذرت کر لی. انہوں نے کہا کہ یہ اتنی بڑی مسند ہے کہ ہم اس پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، باوجود اس کے کہ بڑے وہ پارسا لوگ تھے، بڑے نیک لوگ تھے. تو یہ رسپانسبلٹی بہت اہم ہوتی ہے، بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے یہ. غریدہ فاروقی صاحبہ، عامر زیاد صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ بالکل غریدہ فاروقی صاحبہ نے ایک بات کہی کہ عمران خان نے بھی ایک خاتون جج کو دھمکی دی، تو obviously دو غلط کبھی بھی ٹھیک نہیں کر سکتے اس کیس کے اندر، اور دو رانگز کو ہم کبھی بھی نہیں یہ کہیں گے. لیکن اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اگر اسٹیٹ ٹیلی ویژن پر آ کر دو ججز کی تصویریں چلا دیں، اس پر تو سب ابھی تک خاموش ہیں. عمران خان تو ابھی تک پیشیاں اسی خاتون جج کے دھمکی کیس کی بھگت رہے ہیں نا. دیکھیں عمران خان جو اس وقت ہدف ہیں، جتنے طاقتور حلقے ہیں جو اس ملک کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے، اس ملک کی میڈیا کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس ملک کی جو روایتی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں زما و مکہ اس وقت عمران خان کے خلاف ہیں. تو اگر وہ چیخ بھی مارتے ہیں تو لوگوں کو برا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں جناب ایک چیخا کیوں آدمی، اس نے یہ ہمت کیسے کی چیخنے کی. صورتحال یہ ہے. اچھا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو اور نواز شریف کا موازنہ غلط موازنہ ہے. یہ اس لیے غلط موازنہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں نا کہ قصور کے حساب سے آپ بات کرتے ہیں نا کہ بھئی اگر کسی پہ چارجز ہیں بلینز آف روپیز کے فراڈ کے، منی لانڈرنگ کے، ٹھیک ہے نا، اپنی سیاست کو استعمال کرنے کے لیے کہ آپ اپنے کاروبار کو پھیلائیں، وہ تو نواز شریف صاحب پر ہیں. اور اسی مطلب ایسے ججز ہیں، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں تو بہت احترام کرتا ہوں، کہ انہوں نے باقاعدہ اوپن اینڈ شٹ کیسز کو جو ہے ختم کر دیا. حدیبیہ والا کیس جو تھا اوپن اینڈ شٹ تھا، ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. ان کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بہت زیادہ مہربانی کی ہے. اصل میں تاریخی اعتبار سے اگر کوئی لاڈلا ہے اس اسٹیبلشمنٹ کا، وہ نواز شریف ہے. ہمیشہ لڑتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، سازش کرتا ہے. وہ پاکستان آرمی کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے. میں پھر کہوں گا، میں کتابوں سے حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ کس کس کتاب میں یہ چیزیں کہی ہیں، بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ہر بار اسٹیبلشمنٹ جو ہے پتہ نہیں کیا کلاؤٹ ہے، کیا گیدڑ سنگھی وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ بخش دیتی ہے ان کو، اور یعنی کہ وہ سزا یافتہ ہیں، حالانکہ مفرور ہیں. ان کو جناب ٹی وی پہ اسپیس بھی ملتی ہے، ان کی پارٹی کے ساتھ بھی وہ مہربانیاں ہوتی ہیں. اور پارٹی کی بات میں نہیں کر رہا، جو ان کے قریبی لوگ ہیں، مطلب بھائی ہو گئے، بھتیجے ہو گئے، جن پہ کیسز تھے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، یا ان کے سمدھی صاحب ہو گئے جنہوں نے اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. تاریخی اعتبار سے پاکستان کے ناکام ترین وزیر خزانہ، انہوں نے مزید ثابت کیا کہ جو لوگ کہتے تھے وہ بالکل صحیح کہتے تھے. خیر ابھی یہ موضوع گفتگو نہیں ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں موازنہ یوں نہیں بنتا. پھر دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا
عمران خان نے جیسے بہت تنقید ہو رہی ہے، چلیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے تھی. میرے خیال میں جب آپ قومی رہنما ہوتے تو آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی سوچ سمجھ کے اگر ایک قومی رہنما ہو تو بات کرنی چاہیے. عامر زیاد صاحب پوائنٹ ٹیکن. بہت بہت شکریہ غریدہ فاروقی صاحبہ اور عامر زیاد صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اکرام یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہوگا پوسٹ مارٹم. ویلکم بیک ناظرین. وقت ہوا ہے پوسٹ مارٹم کا. آج کا پوسٹ مارٹم ذاتیات کی سیاست کے نام، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے نام. گزشتہ پروگرام میں بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ در حقیقت کس طرح سے عوام کو یہ سیاستدان بے وقوف بناتے ہیں. آج پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ماضی کے جھروکوں سے چند اقوال زد. سنیں ذرا ناظرین اکرام، اندازہ کریں یہ لوگ ہمارے مسیحا ہیں. ان لوگوں نے معیشت ٹھیک کرنی ہے. یہ لوگ ہمارے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. یہ وقت ہے خود سوچنے کا. اس کے بعد کچھ کہنا بنتا نہیں ہے. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین اکرام، صحافت ریاست کا اہم ترین ستون ہے، لیکن پاکستان میں اس مملکت خدا داد میں یوں لگتا ہے کہ صحافت اور حق اور سچ کی آواز بننا ہی سب سے بڑا جرم بن چکا ہے. بول نیٹ ورک جو لانچنگ سے لے کر آج کے دن تک صرف اور صرف ایک مشن لے کر چل رہا ہے، اور وہ مشن ہے حقیقی صحافت. لیکن اس حقیقی صحافت کو ہی بول نیوز کا سب سے بڑا جرم بنا دیا گیا ہے. جب سے بول نیٹ ورک لانچ ہوا ہے اس دن سے لے کر آج کے دن تک جس طرح کی وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. اور حال ہی میں بول نیوز سے وابستہ صحافیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے. اس سب پر ذرا سنیں بول نیوز کے کو چیئرمین شعیب شیخ صاحب کا کیا کہنا. اب تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی. دو چیزوں سے، میرا ایمان ہے دو چیزوں سے مٹے گا. ایک، عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگیں. نظام بعد میں چینج ہوگا عدل کا نظام، لیکن یہ بھی فیصلے اس طریقے کے کرنے لگیں تو چینج ہو جائے گا. یہ ظلم ظالم ظلم کر ہی نہیں سکے گا. دوسرا، قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائیں. آپ دیکھو نا بھائی، اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے کہ جو اتنا تم شور کر کے کیس لائے ہو، اس میں کون چیٹ ہوا ہے؟ جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار. 1.5 سال چلا شخصی ضمانت کا کیس. 1.5 سال میں بیل میں رہا، مطلب اندر رہا، بیل نہیں ہوئی میری. 82% کے RT ایکسپورٹ کے بندے کو اس طریقے سے جیل میں رکھا ہوا تھا. یہ کیا مذاق تماشا تھا بھائی. اگر وہاں اس وقت فیصلہ ہو جاتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی مسئلہ ہوتا. سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. آج تک چل رہا ہے وہ کیس. کرتے نا ختم ہو جاتا ظلم. 102 دن کے بعد اپیل، مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے. 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا. 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور. میں نہیں سنتا یہ کیس. نہیں کرتے یہ یار، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پر. مٹ جاتا ظلم. نہیں کر پاتا ظالم اپنی چیز چلا نہیں پاتا. یہ نہیں ہوا یہ بھائی. ابھی عدالت میں آپ یہ دیکھیں نا، بریگیڈیئر پہ جب الزام لگا کہ اس نے رشوت دی ہے اور جج نے رشوت لی ہے، جھوٹا ہے وہ الزام. یہ تو بس یہ ہے ہی سب جھوٹ. لیکن جب اس نے خود بریگیڈیئر کو FIR نے نامزد نہیں کیا FIR میں تو ختم کرتے نا کیس یار. کس بات کا ریمانڈ تھا؟ کس بات کا مجھے بیل پہ چھوڑا؟ کیس ختم کرتے ہیں نا آپ. مٹ جاتا ظلم. نہیں کرتا ظالم پھر اس کے بعد ظلم. نہیں ہوا ایسا. لیکن اور میرا جج بدل دیا یار. مجھے لاسٹ میں نے جو پڑھا تھا اس میں سنا تھا جج اپنے آپ کو خود ہٹائے کیس سے تو ہٹا سکتے ہیں، یا چیف جسٹس صاحب ہٹائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو ہٹا سکتے ہیں. یا تو ان دونوں میں سے تو کسی نے نہیں ہٹایا، مگر میرا جج تبدیل ہو گیا. پوچھا جائے نا یار، روکتے نا اس کو، کیسے جج تبدیل ہوا؟ مٹ جاتا ظلم. نہیں کر سکتا تھا کوئی ظالم اس طریقے سے ظلم.
102 दफा का जो रिकॉर्ड इन्होंने पैमरा का कायम किया है भाई, एक ही मामला होता है ना कि चेयरमैन पैमरा को कानूनन नहीं कर सकता, वो चैनल बंद अथॉरिटी करती है, चेयरमैन पैमरा कर देता है। बगैर नोटिस दिए नहीं कर सकता, बगैर नोटिस दिए कर देता है। नोटिस के बाद टाइम देना चाहिए, वो टाइम नहीं देता, और उसके बाद सुनना चाहिए अगले का, उसके बाद फैसला होगा। ये सब कुछ नहीं होता और वो बंद कर देता है। फिर हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कहता है ये गलत हो गया, बहाल हो जाते हैं। तो अगर ये दूसरी दफा के बाद उससे पूछ लेते कि यार हर दफा यही तमाशा हो रहा है यार, उसको फिक्स कर देते चेयरमैन को, वो जो भी बंदा था उस वक्त, मैं लोगों में नहीं उलझा, सवाल ही नहीं पैदा होता, तीसरी दफा बंद करता कोई। 102 दफा की जरूरत ही नहीं थी, करते ना अदल का उस तरीके, रोक देते उसको। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं इन्होंने, ये समझना है। करते फैसला रुक जाता, पूछते इनसे यार एफबीआर के पैसे देने हैं इसके, इसको पैसे देने के बजाय क्या ऑडिट का घपला लगाया हुआ है यार, तमाशा बनाया हुआ है। मतलब मेरी दोनों टैक्स एग्जेम्प्टेड इंडस्ट्री से मैं ताल्लुक रखता हूं, गेल क्या है, करते खत्म हो जाती कहानी यार, खत्म हो जाता ये जुल्म। पूछते हैं कस्टम के सारे कागज मौजूद हैं, तुम क्या तमाशा लाए हो और क्या जरूरत थी इनको ये करने की? अगर ये एग्जेम्पशन की चीज मौजूद है इसके अंदर, मीडिया के अंदर एग्जेम्प्टेड है उसके अंदर चीज, पूछते खत्म कर देते केस। खत्म हुआ भी था कैसे, यही पूछते फिर कैसे खुल गया, खत्म हो जाता जुल्म। जालिम जुल्म नहीं कर पाता भाई। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, जालिम कुछ नहीं, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ, और खड़ी हो गई है अब। ये दोनों चीजें बल्कि अब नजर आने लगी हैं। हम तो कॉस्ट पे कराए भाई, बस अब हमारी आगे आने वाली नस्लें अच्छा एक पाकिस्तान देख लें। हमारी आने वाली नस्लें ये उम्मीद है कि एक अच्छा पाकिस्तान देखें, एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें कानून की हुक्मरानी हो। हमारी और पूरी 22 करोड़ आवाम की नजरें इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया पर है, और इंसाफ की उम्मीद लिए सिर्फ यही कह सकते हैं कि अल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में पाकिस्तान पर रहम करे। मखदूम साहब को इजाजत, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।